चार्टेड अकाउंटेंट दिलीप लोहिया जी। दिलीप लोहिया जी शुरू से संपर्क परिवार से जुड़े हुए हैं। दिलीप लोहिया जी सेल्टेक्स बार एसोसिएशन के 2012 और 13 में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दिलीप लोहिया जी उनकी फर्म है जो डीएल एसोसिएट्स, उसमें पार्टनर हैं। नागपुर के वीटीपीए के वे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। AIFPA वेस्ट जोन मुंबई में मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं। और हरिओम गौशाला आश्रम ट्रस्ट करके जो उनका एक सेवा प्रकल्प है, जो अपने समुद्रपुर तहसील वर्धा जिले में है, जहां गौशाला है, उनके वे जॉइंट ट्रेजरर हैं। मैं इसी के साथ दिलीप लोहिया जी का स्वागत करना चाहूँगा और उनको यहाँ से हैंड ओवर करूँगा। दिलीप जी, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कैलाश जी। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। संपर्क परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज की गुरुकुल मीटिंग संपर्क गुरुकुल के नाम से चलती है। आज ये मीटिंग से आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है, ये मीटिंग अटेंड करने, इसमें आपने जो अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग सोची है, जो आपको प्लान करना है, जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है और जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है, उन सभी को इस ट्रेनिंग से मदद मिलेगी। एवं इस मीटिंग की चर्चा के बाद, इस चर्चा के बाद काफी सवाल एवं जवाब आएंगे जो कि उनके बिजनेस में हेल्प होंगे। किसी भी बीच में संपर्क में सभी लोग जो भी मेंबर हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ बिजनेस में या प्रोफेशन में या सर्विस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने काम से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जो कोरोना कोविड का इफेक्ट चल रहा है, सभी बिजनेस पे मार पड़ी है और सभी बिजनेस को लाइन अप करने के लिए सरकार समय समय पे नए पॉलिसीज प्लान्स ला रही है और उसे कार्यान्वित करने के लिए बैंक्स और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कार्य कर रहे हैं। काम रुकना नहीं चाहिए, काम चलते रहना चाहिए। उसी दिशा में हम सभी भी हमारे बिजनेस का प्लानिंग किस तरह करते हैं। जैसे कि हम सभी के पास पैन कार्ड है, क्या हम रिटर्न फाइल करते हैं, हम कितना रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न आपका बेसिक रिपेमेंट क्राइटेरिया डिसाइड करता है किसी भी लोन के रिपेमेंट के लिए। आपको किसी भी बैंक में लोन के लिए यदि जाना है तो आपका रिपेमेंट कैपेसिटी आपके इनकम टैक्स रिटर्न, लास्ट रिटर्न जो फाइल किया है और उसके पिछले 2 वर्षों के रिटर्न, उनका तीनों का एक एवरेज निकाला जाता है और उस एवरेज के हिसाब से रिपेमेंट कैपेसिटी डिसाइड होती है। उसके हिसाब से बैंक्स आपका ईएमआई तय करता है और उसी ईएमआई के बेसिस पे आपका लोन तय होता है कि आपको कितना लोन मिलना चाहिए। तो आज 30 से 35 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड तो है, लेकिन ऑनलाइन इनकम टैक्स की साइट पे यदि हम जाते हैं तो वहां पे सिर्फ 8 से 9 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन है। तो बाकी लोग इसे आईडी कार्ड के जैसा यूज कर रहे हैं, जबकि वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाना चाहिए। कई लोग ट्रांजैक्शंस को छुपाते हैं जो नहीं होना, टैक्स का इवेजन नहीं होना चाहिए। कब कई लोग जो प्रॉपर रिटर्न प्रॉपर प्रैक्टिशनर से यदि नहीं भरवाते हैं तो उन्हें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि टैक्स डिमांड आएंगी, असेसमेंट आएंगे, कोई बड़ी पार्टी हो तो सर्च हो जाएंगे, सर्वे हो जाएंगे। तो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट, सीए, एडवोकेट, जो भी इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में होना चाहिए ताकि हमारा प्लानिंग हो सके। इस तरह हम हमारे घर का प्लानिंग करते हैं
हमारे घर में कोई मैरिज हो तो उसका प्लानिंग करते हैं, एजुकेशन हो तो उसका प्लानिंग करते हैं, चाइल्ड का बर्थ हो तो उसका प्लानिंग हम करते हैं। तो उसी तरह से हमारे बिजनेस का भी प्लानिंग होना चाहिए। जैसे हम एक शर्ट खरीदना है या मोबाइल खरीदना है, एक ब्रांड का हम चूज करते हैं, उसके बाद ही हम खरीदते हैं, या हम कोई ट्रैवल प्लान करते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस प्लान करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। यदि हम बिजनेस को प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे तो उसके बेनिफिट हमें आने वाले वर्षों में होंगे। आज उसका बेनिफिट तुरंत नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं या जब उसका रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके आने वाले 1 साल 2 साल बाद उसके असेसमेंट्स होते हैं, स्क्रूटिनी होते हैं। तो उसके बाद ही उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता चलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हिसाब में कच्चे होते हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी रहती है, उन्हें डिपार्टमेंट्स के काफी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। सो प्लीज प्लान योर बिजनेस, डोंट evade the tax, but do the tax planning, proper planning and with proper person। जिससे कि हमें प्रॉपर पर्सन से करने से हमें प्रॉपर डिडक्शंस के बारे में पता चलेगा, प्रॉपर एग्जाम्पशंस के बारे में पता चलेगा, हमारे प्रॉफिट को कैसा प्लान करना है उसके बारे में हमें पता चलेगा। यदि हम किसी गलत आदमी से या जिसे नॉलेज नहीं है उस आदमी से यदि हम रिटर्न्स का काम कराते हैं या किसी तरह की कंसल्टेंसी लेते हैं तो उसमें गलती होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। सो प्लीज प्लान योर इनकम फॉर योर रिपेमेंट कैपेसिटी एंड फॉर योर लोन प्लानिंग। दिस इज फॉर पैन एंड आईटी रिटर्न्स। अब जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या हमें कोई बिजनेस करना है या हम बिजनेस कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। एक रहता है हमारा देश का संविधान, तो हमारा देश का संविधान नहीं, या हमारे बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एक ब्रॉड डिस्कस यदि करें तो प्रोप्राइटरशिप, जनरली प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ज्यादा लोग करते हैं। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद में आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद में सोसाइटी एंड ट्रस्ट, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली लोग इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड सोसाइटीज एंड ट्रस्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम बिजनेस करते हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करते हैं तो उसका भी प्लानिंग हमें सोच के करना है कि आगे उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फायदा क्या हो सकता है। इनकम टैक्स में टैक्स रेट का फर्क है, इंडिविजुअल को बोलता है डायरेक्ट 30% का टैक्स स्लैब लगता है। कंपनीज में अभी टैक्स रेट कम हुआ है, अभी 25% का टैक्स रेट है और आने वाले साल में 22% का टैक्स रेट है। और ट्रस्ट एंड सोसाइटी जनरली बिजनेस नहीं करती है, और बिजनेस भी करती है तो कुछ लिमिट तक उनको एग्जम्पशन है, उसके बाद में उनको भी टैक्स लगता है। लेकिन सोसाइटीज और ट्रस्ट के अंदर में फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट बिजनेस होते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्लान करने के समय इंडिविजुअल का जब हम करते हैं तो इंडिविजुअल का पैन इंडिविजुअल को काम आता है। पार्टनरशिप के अंदर में पार्टनरशिप फर्म का एक अलग पैन रहता है, और पार्टनर्स जो रहते हैं जो बिजनेस को संचालित करते हैं उनके पैन अलग रहते हैं। और जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न अलग फाइल होगा और पार्टनर्स के रिटर्न अलग फाइल होगा। उसी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनीज के अंदर में पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी होता है, ओपीसी भी होता है, एक पार्टनरशिप में एक एलएलपी का भी कंसेप्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी, दैट इज कॉल्ड ओपीसी। तो इसमें हमें एलिजिबल पर्सन कौन है, डायरेक्टर। डायरेक्टर के लिए हमें एक डिन नंबर लेने की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता है एवं डिन नंबर की आवश्यकता है, जो कि हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है यदि हमें किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो। उसके बाद में ट्रस्ट एंड सोसाइटी, उसके अंदर में मेंबर्स बनते, मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम कितने भी बन सकते हैं। तो ट्रस्ट और सोसाइटी के अंदर में मिनिमम 7 मेंबर्स है, तो मेंबर्स के रिटर्न अलग फाइल होंगे, ट्रस्ट के रिटर्न अलग फाइल होंगे, कंपनीज में डायरेक्टर के रिटर्न अलग फाइल होंगे और कंपनी का रिटर्न अलग से फाइल। तो जब भी हम, कई लोग रहते हैं जो प्लानिंग तो कर लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न नहीं डालते, सिर्फ पार्टनर्स के रिटर्न डाल देते हैं। लेकिन 2007-8 के बाद में पार्टनरशिप के रिटर्न्स कंपलसरीली फाइल करना है।
कंपनीज का रिटर्न शुरू से ही कंपलसरी फाइल करना है, ट्रस्ट सोसाइटी के कंपलसरी रिटर्न। सिर्फ इंडिविजुअल के अंदर में हमें 2.5 लाख रुपए की छूट मिली हुई है। 2.5 लाख रुपए के नीचे यदि आपकी इनकम है तो आपको ऑप्शनल है कि आपको रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है। लेकिन यदि हमको बैंक लोन के लिए आगे जाना है तो वी शुड फाइल द रिटर्न। हमें रिटर्न का ट्रैक नहीं तोड़ना चाहिए। इनकम को प्लान करिए, इनकम यदि प्रॉपरली प्लान होती है तो आपके रिटर्न फाइल हो सकते हैं। ना कि हमें कोई बोगस इनकम दिखानी है, ना कोई अनफेयर काम करना है। आप उसे प्रॉपर प्लानिंग करिए, प्रॉपर व्यक्ति से मिलेंगे तो प्रॉपर आपका प्लानिंग हो सकता है। जब हम इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन हम डिसाइड करते हैं तो उसके साथ में उसका एक थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है, क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर हमें 3 लाइसेंसेस की जरूरत पड़ सकती है। तो इंडिविजुअल के अंदर जनरली यदि सिटी में है तो हम गुमास्ता रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और गुमास्ता यदि हम ग्रामीण में है तो हमें एक ग्राम पंचायत से एनओसी लेनी पड़ती है, जिसे ना हरकत प्रमाण पत्र बोलते हैं। उसके साथ में यदि हमारी लाइबिलिटी कुछ एक्सीड होती है, सेल्स की लाइबिलिटी एक्सीड होती है, तो हम जीएसटी नंबर लेते हैं। यदि हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इन्वॉल्व है और हमारे कुछ लेबर की संख्या क्रॉस होती है तो हमें पीएफ, ईएसआईसी ऐसे और रजिस्ट्रेशन हमको लेने पड़ेंगे। उसी तरह पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जहां 2 पार्टनर 2 से ज्यादा हो चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए मस्ट नहीं है। यदि हमें लोन लेना है या हमको किसी पार्टी पे सू फाइल करना है, यदि हमें किसी पार्टी ने पेमेंट नहीं दिया या किसी बैंक से हमारा कुछ डिस्प्यूट हो गया, तो हमें यदि कोर्ट केस फाइल करनी है तो हमारा रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। और उसका रजिस्ट्रेशन महा रजिस्ट्रार महा ऑनलाइन करके साइट है, वो साइट से हम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन यदि हमें करना है तो उसके लिए एक साइट है mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसे आरओसी भी कहा जाता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन यदि हमको करना है तो हमें पहले प्राइमरीली नेम अप्रूवल लेने पड़ते हैं। नेम अप्रूवल यदि हमारा नेम अप्रूव हो जाता है तो हमें एक सीक्वेंस में नाम देने पड़ते हैं। वो नाम अप्रूवल होने के बाद में 20 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है, अदरवाइज वो नाम ब्लॉक हो जाएगा। और वो नाम एक बार ब्लॉक हो गया तो वापस से हमें री अप्रूवल के लिए डालने पड़ेंगे, तो वापस से हमें नेम अप्रूवल की फीस भरनी पड़ेगी। और एक बार नेम अप्रूवल आपका आ गया, डायरेक्टर्स के डी नंबर आ गए, तो हम फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो कंपनीज के अंदर हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जनरली कंपनीज फॉर्मेशन का काम कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं, लेकिन बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट भी इस फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि प्रॉपर कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू ही ये काम को कराए, ताकि वो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट रहते हैं और उन्हें उनकी डे टू डे अपडेट जानकारी रहती है। और कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है, और सर्टिफिकेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस भी हमें लेना है, और उसके बाद ही हमें हमारे बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। अभी आरओसी ने एक अच्छी व्यवस्था कर दी है, पैन नंबर, टैन नंबर एवं ईएसआईसी एवं पीएफ के भी रजिस्ट्रेशन एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन अभी उसके अंदर में आया हुआ है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय भी बहुत सारे हम प्लानिंग को कर सकते हैं। ट्रस्ट और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन चैरिटी कमिश्नर धर्मदाय आयुक्त अपने सिविल लाइंस में है, तो वहां पे होता है, और उसमें भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या ट्रस्ट डीड हमें बनाना पड़ता है, और उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स और जो भी बाकी के नियमावली है ट्रस्ट और सोसाइटी के उद्देश्य और वो सब डिटेल्स उसके अंदर में हमें डाल के रजिस्ट्रेशन के लिए भेजना आवश्यक है। और इसमें भी ट्रस्ट और सोसाइटी का हमें पैन अलग से लेना है, मेंबर्स के पैन अलग से लेने हैं, और सारे रिटर्न्स हमको प्रॉपरली भरना। अब ये होने के बाद जब हम हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें हमारा जीएसटी नंबर लेना है। जब हमारा एक लिमिट के बाद में जीएसटी नंबर लेना है, जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर में लिमिट है, गुड्स का लिमिट है 40 लाख का गुड्स के लिए, एंड सर्विसेज के लिए 20 लाख का। लोगों में ये भ्रांति है कि हम जीएसटी नंबर तो ले लेंगे, लेकिन हमारा टर्नओवर यदि 20 लाख के नीचे है या 40 लाख के नीचे तो हमें रिटर्न नहीं फाइल करना। ऐसा नहीं है। एक बार आपने वॉलंटरीली जीएसटी नंबर ले लिया तो यू आर लायबल टू फाइल द रिटर्न फ्रॉम 0 रुपीज, यानी आपको स्टार्टिंग से ही आपको रिटर्न फाइल करने हैं। वहाँ नील के रिटर्न फाइल है तो अलग लेट फी है, यदि आपका ट्रांजेक्शन
तो वहाँ पे लेट फी है। तो यहाँ पे यदि हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो हमारे लेट फी इंटरेस्ट से बच सकते हैं। अदरवाइज इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी काफी है, क्योंकि इसमें सेंटर का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया। पहले सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था जब वैट था, वैट के अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल आता था, लेकिन अब इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट का भी रोल आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल आ गया। तो काफी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, हमें उसको प्रॉपर तरीके से ही प्लान करना है और समय समय पर रिटर्न्स फाइल करने जरूरी है। एक शॉर्ट में बताऊंगा तो GSTR 3B का रिटर्न हमें मंथली फाइल करना है, GSTR 1 का रिटर्न हमें क्वार्टरली फाइल करना है 1.5 करोड़ के नीचे के टर्नओवर वालों के लिए, और 1.5 करोड़ के ऊपर के जो टर्नओवर है उसमें हमें मंथली रिटर्न फाइल करना है। हमें 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो एनुअल रिटर्न GSTR 9 फाइल करना है, और 5 करोड़ के ऊपर यदि टर्नओवर है तो हमें जीएसटी ऑडिट करना है 9C के अंदर। तो ये सब बेसिक चीजें हमको आज ही मालूम होना चाहिए। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उस समय हमारे दिमाग में वो चीज होना चाहिए कि मुझे ये सब प्रोविजंस को कंप्लायंस करना है। यदि हम इसमें कंप्लायंसेस नहीं करेंगे तो हमें सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की तैयारी रखना है। तो शुरू दिन से ही हमें कोई ना कोई एक्सपर्ट, प्रॉपर कंसल्टेंट का हेल्प लेना मस्ट है, क्योंकि हम सब चीजों के जानकार नहीं रहते हैं और उससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। इसके बाद में प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने वाले लोग या जो 50 लाख या 1 करोड़ के नीचे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उसमें इनकम टैक्स के अंदर में कुछ प्रोविजंस ऐसे है कि जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यदि शो कर दिया तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपका रिटर्न फाइल हो जाता है। लेकिन आपको आपका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बैंक में आपको लोन लेना है तो आपको वहां पे बैलेंस शीट मांगते हैं, सीएमए डाटा मांगते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं। हमें दिक्कत ये वो हम पढ़ कहाँ से, वो रिपोर्ट कैसे मेंटेन करें। तो शुरू दिन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की पद्धति बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यदि हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आज हम कहाँ है स्टैंड, हमारी लाइबिलिटीज क्या है, हमारे एसेट्स क्या है, हमारी लेनदारी क्या है, हमारी कैपिटल कितनी है, हमारा बैंक लोन कितना चल रहा है, हर साल हमको किन लोगों को पैसा देना है, कैसा लेना, तो सारी चीजें हमारे सामने रेडी रहती है। यदि हम बुक्स मेंटेन नहीं की तो बाद में ये रहता है कि बैंक में एंट्री कौन सी आई, किसका चेक आया, किसका हमने पेमेंट किया, ये हमें ही याद नहीं रहता। तो प्रॉपर अकाउंटेंट रख के, आजकल पार्ट टाइम अकाउंटेंट भी मिलते हैं, कई सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए कि जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सॉफ्टवेयर है, तो हम भी मेंटेन कर सकते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले ही दिन से बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का प्रोविजंस रखिए। अदरवाइज आपको हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर में डिपेंड रहना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, बैलेंस शीट के लिए। जिस समय बैंक आपको रिन्यूअल मांगती है, सीसी मांगती है, सीसी का रिन्यूअल होता है, या आपको बैंक में लोन के लिए जाना है, उस समय जब बैंक हमसे 3 साल का बैलेंस शीट और आईटीआर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगता है, उस समय में हमारे पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता। समय हम करते हैं, जो समय पे मिला उस आदमी को पकड़ते हैं और उससे व्यक्ति किस आधार, किस एस्टिमेट पे, किस असम्पशन पे आपका डॉक्यूमेंट रहा है कि आपको नहीं आप आग बंद करके देते हैं। बैंक भी उसको एक्सेप्ट कर, बैंक वाले को सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें डॉक्यूमेंट दिया और अपना काम। लेकिन उसमें डिफॉल्ट होता है उनमें, या इनकम टैक्स में कोई इशू आता है, जीएसटी में कोई इशू आता है, और जब वो रिकॉर्ड वैसे नहीं पाए जाते तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। वो सब चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो प्लीज प्लान योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल्सो, so as to make proper tax planning for the every financial year. Then अब हमें कोई प्रोजेक्ट के लिए हमें बैंक में जाना है तो हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने एक्सपर्ट्स है, सीए एक्सपर्ट्स है, सीए आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए बनने के पहले जो बिजनेसमैन, व्यापारी है, जो उनके तो उंगलियों पे हिसाब होता है। तो सब सीए से ज्यादा जानकारी व्यापारी को होती है। तो एक प्रॉपर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैसी होनी चाहिए, किस बिजनेस का मार्जिन कितना है, किस बिजनेस का खर्चा होना चाहिए,
प्लांट एंड मशीनरी, क्या लैंड, क्या बिल्डिंग, यानी उसका एक प्रॉपर नॉलेज उनको होगा। तो कोई भी बिजनेस बिजनेस स्टार्ट ले तो आता है, आइडिया लेने के बाद प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट के बाद में हम उसका डिसाइड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिसाइड करने में हमें करीब करीब 4-5 चीजों को देखना है कि हमें लैंड को चाहिए, हमें बिल्डिंग कैसी बनानी है, प्लांटेशन कैसा होगा, एवं अदर सब्जेक्ट्स। कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इसमें हम कॉस्ट बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। लैंड हमारे कितने रुपए की रहेंगी, बिल्डिंग कितने की रहेंगी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की रहेंगी, इलेक्ट्रिफिकेशन कितने का रहेगा, अदर एसेट कितने का। तो ये डिसाइड होने से हमारा यूनिट का एमएसएमई स्टेटस डिसाइड होता है, और एमएसएमई स्टेटस से लोन क्राइटेरिया, गवर्नमेंट प्लानिंग पॉलिसीज एंड सब्सिडीज भी डिसाइड होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई का आपका यूनिट का स्टेटस क्या है, और वो सब आपके इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग से ही डिसाइड होता है। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक बार आपका डिसाइड हो गया है, तो उसके अंदर में आपको आपका ओन कंट्रीब्यूशन कितना आएगा और बैंक से आपकी लोन की एलिजिबिलिटी कितनी बैठेगी। तो जनरल क्राइटेरिया ये होता है कि 25% का कंट्रीब्यूशन आपको लगाना होता है और 75% आपको बैंक फाइनेंस करता है। स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल स्कीम्स के अंदर में ये कंट्रीब्यूशन 15% और 10% एवं 5% तक जाते हैं। जनरल कैटेगरी में 10% है, वुमेन कैटेगरी में, और SC ST एंड स्पेसिफिक अदर कैटेगरीज है जिसमें रिटायर्ड फौज, फॉरेस्ट, क्या बोलेंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड अदर, इनके लिए 5% की कैटेगरी, और वुमेन्स में 10% है, और जनरल क्राइटेरिया में 25% की कैटेगरी। तो हमें हमारा कंट्रीब्यूशन, जैसे कि हमें मार्जिन जिसको बोलेंगे, जैसे मैंने समझ लीजिए कि 10 लाख का यदि मैंने प्रोजेक्ट लगाना है, तो मुझे 2.5 लाख रुपए लगाने हैं, 7.5 लाख रुपए का बैंक फाइनेंस आपको मिल सकता है उसके अंदर। अब इसमें सवाल एक आता है कि बैंक बोलता है कि आप सिक्योरिटी क्या दोगे, आप सिक्योरिटी क्या दोगे। तो बैंक जनरली हमसे कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है। तो बैंक में जनरली क्या होता है, हमसे बोलते हैं ना कुछ गहान गहान क्या रखोगे आप। तो उसके अंदर में प्राइमरी सिक्योरिटी रहती है और एक कोलेटरल सिक्योरिटी रहती है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी जो होती है जिसपे कि हमारा यूनिट खड़ा है, जिस जगह पे हम बिजनेस कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी असेट्स वहां पे लगे हुए हैं, दैट इज द प्राइमरी सिक्योरिटी। एंड कोलेटरल सिक्योरिटी, जो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो भी सिक्योरिटी है वो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, इन द फॉर्म ऑफ योर हाउस हाउस प्रॉपर्टी, प्लॉट एंड अदर FDRs एंड लिक्विड एसेट्स, उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। और जनरली 100% कोलेटरल सिक्योरिटी मांगी जाती है। और यदि आपका अकाउंट अच्छा है, आप बैंक के लॉयल कस्टमर है, और आपका अच्छा परिचय है, और आपका नेटवर्क अच्छा है, बुक्स के रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो बैंक उसको 60-70% तक भी कंसिडर करता है, सब्जेक्ट टू बैंक्स ऑफिसर्स। बैंक ऑफिसर के ऊपर डिपेंड है। पॉलिसी के हिसाब से तो 100% लेना है, लेकिन कस्टमर लॉयल्टी को देख के वो 60 से 70% तक का कोलेटरल एक्सेप्ट करते हैं। इसके अंदर में कुछ स्कीम्स ऐसे है, जैसे एक CGTMSE का स्कीम है, जो सेंट्रल गारंटेड फंड का स्कीम है, जिसके अंदर में 2 करोड़ तक का फाइनेंस होता है विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, जो कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए होता है। तो वो उसका भी एक प्लानिंग हो सकता है। उसके अंदर में यदि हमारे पास छोटे बिजनेस के अंदर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के लिए हम उसमें जा सकते हैं। उसके बाद में मुद्रा लोन अभी चल रहा है, जिसमें कि 3 कैटेगरी डिसाइड की है उन्होंने। शिशु, जिसके लिए 50,000 अवेलेबल है, किशोर जिसके लिए 5 लाख अवेलेबल है, और तरुण जिसके लिए अप टू 10 लाख रुपीज अवेलेबल है। तो इसके अंदर में ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर सभी लोग कवर होते हैं। इसके अंदर में किसी तरह के कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो बैंक इसमें आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे आपको लोन दे सकता है। इसके एक स्कीम एक और है, ऑनलाइन 59 मिनट्स में लोन। आप यदि गूगल सर्च करेंगे तो 59 मिनट में लोन का मतलब आपको लोन 59 मिनट में नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको सेक्शन ये कहता है, अपना प्रोसीजर से डॉक्यूमेंट करते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन 59 मिनट में डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ पे जी और इनटैक्स और आपके बैंक स्टेटमेंट्स आपको PDF फाइल में लगाने हैं। वो लगाने के बाद में आपको बैंक सिलेक्ट करनी है। करने के बाद में
वो एक इन प्रिंसिपल है, तो वो आपको एक टाइम दिया जाएगा और आपको रेगुलर बैंक जाके फिर करना है। इस तरीके से बैंक ने क्या किया, एक लीड का काम किया है कि जो प्रोसेस है मोटा मोटी 1 घंटे में हो जाता है, तो एक ऑनलाइन लोन काम दिया गया है। इसमें और जितना हम बैंक लोन ले जाते हैं तो हमारा बैंक में तो नहीं, हमारे एनपी तो नहीं हुए हैं, तो दिलीप जी, बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका आवाज ना बीच में ब्रेक हो रहा है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, तो सिर्फ ऑडियो आएगा तो शायद क्लियरिटी आएगी। हाँ कैलाश जी, हाँ हाँ, अभी बोलिए। लोन, जब भी हम लोन के लिए जाते हैं, तो जब भी लोन का प्लानिंग करना है तो हमें हमारे सिविल सिविल रिकॉर्ड को चेक कर लेना बहुत जरूरी है। सिंस द डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द प्लानिंग, यदि आपके सिविल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, ओवरड्यू का कोई प्रॉब्लम है, कोई अभी कभी आपने कोई ईएमआई डिफॉल्ट किया है, या कंटिन्यूस 6 ईएमआई आपके डिफॉल्ट है, या 3 ईएमआई डिफॉल्ट है, तो बैंक में आपको लाइफ टाइम लोन नहीं मिलने वाला है। तो सिविल रिकॉर्ड, सिविल सर्टिफिकेट इज योर फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जैसे हमें स्कूल में सर्टिफिकेट मिलता था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसी तरह से ये हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर का सर्टिफिकेट है कि हमारा रिकॉर्ड कैसा है। तो आपको आपके सिविल रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। सिविल रिकॉर्ड यदि मेंटेन नहीं किया है तो आप कितना भी प्लानिंग करें, कितनी भी मेहनत करें, आपको बैंक फाइनेंस नहीं मिलेगा। आपको आपके पैसे पे या कुछ प्राइवेट फाइनेंस पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो आपके अकाउंट्स एनपीए ना हो, इरेगुलर ना हो, इसका समय समय पे आपको कंटिन्यू ध्यान रखना है कि आपका ईएमआई बाउंस नहीं होना चाहिए। जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर में एक बार आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तय हो गया, उस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट तय होने के बाद में एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल हमें बनाना पड़ता है, जो कि बैंक को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कोई भी फाइनेंशियल एजेंसी उसे यूज करती है आपकी फाइनेंशियल एंड फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी देखने की, कि भाई आपने जो प्रोडक्ट लाया है, आप जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, दैट इज वायबल और फिजिबल, ये हो सकता है या ना हो सकता है। आने आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लाया जो कि प्रोडक्ट मार्केट से आउटडेटेड हो चुका है, वो प्रोडक्ट यदि आप लॉन्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट को कोई फाइनेंस नहीं करेगा। तो आपको आपका प्रोडक्ट चूज करते समय भी काफी ध्यान आपको रखना। तो जब भी आप प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाएंगे या किसी भी कंसल्टेंट से बनाएंगे, तो आपको कुछ एक पर्टिकुलर रोड मैप के थ्रू आपको जाना है, कि जिसके जिसके तहत हमें हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का एक स्टैटिकल हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। जब भी हम उस आइडिया के बारे में डिसाइड करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का स्टैटिकल क्या है, हमारे कंट्री में उसका क्या स्कोप है, हमारे स्टेट में क्या स्कोप है, हमारे सिटी में क्या स्कोप है, हमारे मोहल्ले में क्या स्कोप है, या जहां भी मेरा बिजनेस लोकेशन है उस प्रोडक्ट का वहां पे क्या स्कोप है, वो स्टैटिकल्स हमारे पास रहेंगे, तो वो हमें बैंक से बात करने में काफी हेल्प करेंगे और हमें हमारे बिजनेस प्लानिंग करने में भी हेल्प करेंगे। उसके बाद में हमारे बिजनेस के प्रमोटर्स कौन है, हम किस कॉन्स्टिट्यूशन में काम कर रहे हैं, उसका एजुकेशन क्या है, उसका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका प्रीवियस बिजनेस एक्सपीरियंस कुछ है, यदि वो किसी दूसरे कंसर्न में पार्टनर है, डायरेक्टर है, तो वो भी हमें हेल्प करता है। टेक्निकल कुछ उसका एक्सपीरियंस है तो वो भी हमें हेल्प करता है। उसके बाद में हमें हमारे मशीन का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से हमारा प्रोडक्शन एवं हमारा प्रॉफिटेबिलिटी तय होता है, तो वो चीज भी हमें हमारे प्रोफाइल में मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद में हमारा मशीन का मेकिंग क्या रहेगा, हम किस ब्रांड की मशीन लेने वाले हैं, फैब्रिकेशन लेने वाले हैं कि हम ब्रांडेड मशीन लेने वाले हैं, वो हमको मेंशन करना है। आपको आपकी कैपेसिटी मेंशन करना है। उसके बाद में आपको आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाकायदा फ्लो चार्ट के साथ में आपने लगाना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपका रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, आपका
किस टाइप से माल मार्केटेबल बनेगा, इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको एक प्रोसेस विथ फ्लो चार्ट एंड विथ पिक्चर विजुअलाइजेशन रहेगा, तो आपको काफी हेल्पफुल होंगी, ज्यादा आपको बैंक को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ में आपका मशीन के अंदर में पावर कितना लगने वाला है, आपको लेबर कितना लगने वाला है, आपका जो पावर है वो आप डीजी सेट पे चलाएंगे कि ग्रिड पावर से लेंगे कि सौर ऊर्जा से चलाएंगे, ये सारी चीजें यानी हम जो उसमें स्पेसिफिक डाल सकते हैं। हमारा मैन पावर कितना रहेगा उसमें, टेक्निकल स्किल, नॉन स्किल, वुमन, मैन, ये सारे डिटेल्स हम यदि डाल देते हैं तो हमारा एक लॉजिकल ये पता चलता है कि हमें हमारे बिजनेस का कितना नॉलेज है। तो बैंक उसको, यदि बैंक को काउंटर करना है, बैंक को उसका अपोजिशन करना है, तो बैंक हमसे जब सवाल करेंगे तो उसके सारे जवाब हमारे पास होने चाहिए। तो पावर, मैन पावर, आपके फैक्ट्री में या प्लांट में या आपके बिजनेस लोकेशन में क्या यूटिलिटीज रहेंगी वो आपको डालना है। आपके बिजनेस में हजार्डस क्या निकलेंगे, उसके स्क्रैप निकलेंगे, कोई बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे, तो वो आपको उसके अंदर में बताना है। आपका शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देना जरूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से आप चालू करेंगे और कहाँ वो खत्म होगा। लैंड लेने से लेके तो कमर्शियल प्रोडक्शन आने तक, मार्केटेबल बनने तक आपको उसका शेड्यूल देना पड़ता है कि आप 6 महीने में करोगे, 12 महीने में करोगे कि 18 महीने में करोगे। तो ये जो पीरियड रहता है जिस टाइम पे आपका बिजनेस इरेक्ट होता है, उस पीरियड को बैंक मॉरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। उस समय में आपसे सिर्फ ईएमआई इंटरेस्ट लिया जाता है, ईएमआई नहीं ली जाती है। तो वो मॉरेटोरियम पीरियड हमको स्टैंड अप होने के लिए मिलता है। उसी के साथ साथ में हमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है, हमारा मार्केट पोटेंशियल कैसा है, हमारे बिजनेस कस्टमर कौन से है, नियरेस्ट रॉ मटेरियल लोकेलिटी कौन सी अवेलेबल है, लोकेशन, हमारा बिजनेस लोकेशन चूज करते समय हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम ऐसे लोकेशन पे चूज करें जहाँ की गवर्नमेंट अप्रूवल सैंक्शंस मिलने में हमें तकलीफ ना हो। नहीं तो पता चला कि हमने ऐसे जगह सैंक्शन कर लोकेशन सैंक्शन कर लिया है जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल्स मिलने में हमें काफी दिक्कत जा रही है। तो ऐसे समय में हमारी जो इनिशियली प्रिलिमिनरी कॉस्ट रहती है वो इनकर्ड हो जाती है, जो जिसके बेनिफिट्स हमें आगे नहीं मिलते और हमारा कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें हमारे बिजनेस स्टार्टिंग के पॉइंट पे ही हमें सारी चीजें डिसाइड कर लेनी है। उसके साथ साथ में हमारे प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, हमारा सब्सिडी क्या मिल सकता है, हमारे यूनिट का स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें हमारे को वहां पे डालने की है। इवन आप इसके अंदर में प्लांट एंड मशीनरी का ऑर्डर बुक कर दिया है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आपका अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये भी सारी चीजें आप बता सकते हैं, एक्चुअल पिक्चर्स उसमें लगा सकते हैं। कुछ टेक्निकल पर्सन जो आपको इंजीनियर्स लग रहे हैं या कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लग रही है, तो उनके भी बारे में आप डिटेल्स उसके अंदर में डाल सकते हैं। तो आपको आपके पूरे प्रोफाइल को बाकायदा रोड मैप के साथ के अंदर इसको प्रेजेंट करना है, और बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के साथ में प्रोजेक्शंस के फाइनेंशियल्स देने हैं। जैसे कि हमें 7 साल 8 साल के लिए जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं, तो वो जो 7 या 8 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको बनाना है, वो 8 साल के अंदर हमें टर्म लोन हमारा रिपेड करना होता है। मैक्सिमम टर्म लोन का रिपेमेंट पीरियड मिलता है 7 से 8 साल। फर्स्ट ईयर यदि मॉरेटोरियम रहा तो आपको 8 साल मिलता है। और जनरली जो हाउसिंग लोन के प्रोजेक्ट रहते हैं वो 25 साल 30 साल के लिए भी आपको मिलते हैं। लेकिन बिजनेस के जितने भी टर्म लोन है उसका रिपेमेंट पीरियड 7 से 8 साल। कुछ प्राइवेट बिजनेस लोन्स मिलते हैं जो 10 साल के लिए मिलते हैं, लेकिन जनरली ये बिजनेस जो टर्म लोन्स है मशीनरी के, ये जनरली 7 से 8 साल के लिए मिलते हैं। तो जितने साल आपका रिपेमेंट चलता है, जब तक आपका लोन नील नहीं बन जाता है, जब तक आपको बिजनेस आपका प्रॉपर चलेगा, ऐसा एक फ्यूचर प्रोजेक्शन हमको देना पड़ता है। इस तरह के से प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी बनती है, जिसके अंदर कुछ रेशोज देखे जाते हैं, करंट रेशो देखे जाते हैं, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो देखा जाता है, जो कि बैंकिंग पैरामीटर्स के अंदर बैठता है। तो बैंक उसको अप्रूवल देता है और बैंक उसमें फिर आगे बढ़ के उसे लोन सैंक्शन करता है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जब पूरा कंपाइलेशन सेट बन जाता है, तो उसके साथ में बाकी के भी जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारे केवाईसी है, हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें लगा के हमारे फाइल में हमें बैंक को देना पड़ता है। तो अब इसमें जब ये आपका लोन के लिए आपने एप्लीकेशन कर दिया है, बैंक ने लोन आपका सैंक्शन कर दिया है, और आपको बैंक से पैसा मिल गया है और आपने फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, उसके बाद में आपको उसी साथ में जीएसटी नंबर लेना आवश्यक है, क्योंकि आपका इनपुट आईटीसी मिलना चालू हो जाएगा। आपको कुछ फिक्स एसेट्स पे आईटीसी मिलते हैं,
जो कि हमें पहले दिन से ध्यान रखना है कि हमारा जीएसटी नंबर हमने लिया कि नहीं लिया। बहुत सारे लोग खर्चा कर देते हैं, उसके बाद में जीएसटी नंबर लेते हैं, तो जो कैपिटल एसेट पे हमारा खर्चा हुआ है वो खर्चे का हमें आईटीसी नहीं मिलता है। तो हमें फर्स्ट डे से ध्यान रखना है कि हमें जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। जो कंज्यूमर बेस्ड आइटम में काम करते हैं उनके बारे में हम सोच सकते हैं कि हमने जीएसटी नंबर बाद में भी लिया, हमको आईटीसी नहीं मिलेगा तो हमको चलता है। लेकिन हमें फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंदर में जीएसटी नंबर डे फर्स्ट से ही लेना आवश्यक है। इसके अंदर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर में सब्सिडी लिंक होती है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई का एक स्टेटस रहता है, जो कि एक अभी आपने सभी ने सुना होगा एमएसएमई का एक रिवाइज डेफिनेशन आया है। वो डेफिनेशन के अंदर में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में हमें बताया गया है कि उस स्टेटस से, यानी उसका स्टेटस किस तरह से डिसाइड किया गया है। उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर, पहले ये कंडीशन टर्नओवर की नहीं थी, पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की कंडीशन थी। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भले 50 लाख का हो, लेकिन उसका जो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट मान लो 25 लाख का ही है, तो आपका स्टेटस उस 25 लाख के हिसाब से डिसाइड होगा, ना कि 50 लाख के हिसाब से डिसाइड होगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड टर्नओवर, अब आपको दोनों चीजें देखनी है। तो अभी माइक्रो का जो स्टेटस है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर आपका 5 करोड़, तो उसके हिसाब से आपका टर्नओवर डिसाइड होगा। मैन्युफैक्चरिंग, इसमें पहले सर्विस एंटरप्राइजेस अलग थी, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस अलग थी, लेकिन अभी दोनों को कंबाइन कर दिया है और दोनों का क्राइटेरिया एक जैसा ही कर दिया है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड टर्नओवर 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़। अभी स्कोप काफी बढ़ा दिया है, इसमें काफी लोगों को हेल्प होने वाली है, काफी यूनिट्स इसके अंदर कवर हो गए। जो पहले यूनिट मीडियम एंटरप्राइजेस के बाहर निकल जाते थे, लार्ज इंडस्ट्री में चले जाते थे, वो यूनिट्स को भी अब काफी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस स्टेटस से बहुत सारे सब्सिडीज और बैंक के लोन स्कीम्स सैंक्शन होते हैं। तो ये डेफिनेशन कई साल से अवेटेड थी इसमें चेंज आने के लिए, और इस कोविड पीरियड में ये चेंज आया। ये एक बहुत वेलकम डिसीजन है और इसका बेनिफिट सभी एमएसएमईज को मिलने वाला है। अभी हमने जनरली माइक्रो स्मॉल मीडियम के बारे में ही सुना है, इसमें लार्ज एंटरप्राइजेस भी होती है। अभी इसके आगे मेगा मेगा यूनिट्स होते हैं और इसमें अल्ट्रा मेगा यूनिट्स भी होते हैं, जो कि पैकेज स्कीम के अंदर में गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि 4,000 करोड़ के ऊपर के इन्वेस्टमेंट के जो कैटेगरीज होते हैं यूनिट के, वो अल्ट्रा मेगा यूनिट्स के अंदर में जाते हैं, जो कि अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये जो जितने भी बड़े बड़े यूनिट्स है वो सारे यूनिट्स इसके अंदर में कवर होते हैं। अब इसके अंदर ये स्टेटस भी आ गया। अब हमें बहुत, अब जब हम बिजनेस कर रहे हैं और हमने सारे रजिस्ट्रेशन, सारे कंप्लायंसेस हमने कर लिए है, तो हम सब्सिडी को क्यों छोड़े। हमें सब्सिडी, हमारा इंडस्ट्री का बैकबोन है। हमें फर्स्ट ईयर कोई भी बिजनेस सेटअप होने को कम से कम 2-3 साल का समय लग जाता है। तो वो बिजनेस को सेटअप करने के लिए उस समय में कुछ फंड की यदि हमें हेल्प मिलती है तो उससे काफी बिजनेस में हेल्प होती है। तो उस समय ये सब्सिडी हमारा बैकबोन का काम करती है। तो उसमें कई छोटे यूनिट है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमों को चला रही है। एक पीएमईजीपी करके स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रही है। एक चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रोजगार योजना भी आई है, सीएमईजीपी। और उसके अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम चलती है, जो कि सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलती है। और उसके अलावा पैकेज स्कीम की सामूहिक प्रोत्साहन योजना, जो कि डीआईसी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, औद्योगिक मंत्रालय इसे संचालित करता है। नागपुर में उद्योग भवन में डीआईसी का ऑफिस है, वहां से ये रन होती है। और इसमें जनरली हम पैकेज स्कीम में काम करते हैं, जनरली मैं पैकेज स्कीम में ज्यादा काम करता हूँ।
छोटे यूनिट्स जो पीएमईजीपी एंड सीएमईजीपी में काम करते हैं वो वन टाइम सब्सिडी है। आपने एक बार उसमें बेनिफिट ले लिया तो आप अगले बार उसमें बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन पैकेज स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर में सारे यूनिट बार बार एक्सपेंशन में भी ले सकते हैं। अभी जो स्कीम 2019 की एक स्कीम चल रही है, पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स 2019, वो स्कीम में न्यू प्लस 2 बार हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। जो भी यूनिट नया डलता है उस नए यूनिट के बाद में हम उसमें 2 बार एक्सपेंशन कर सकते हैं। पहले एक्सपेंशन अनलिमिटेड थे, लेकिन अभी इस स्कीम में एक्सपेंशन को 2 बार ही लिमिटेड कर दिया है। इसके पहले की जो स्कीम थी पैकेज स्कीम 2013, उसके अंदर अनलिमिटेड एक्सपेंशन थे, लेकिन इसमें लिमिटेड है। पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सब्सिडी देते थे, लेकिन इस स्कीम में सारे डिपार्टमेंट को क्लब कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपने 100 रुपया खर्च किया है तो आपको 100 रुपये से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहले क्या होता था कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की कुछ सब्सिडी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की कुछ सब्सिडी है, तो वो डिपार्टमेंट भी अलग से सब्सिडी देते थे। तो क्या होता था कि यूनिट को 100 रुपये से ज्यादा सब्सिडी मिल जाती थी, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब आपको 100 रुपये के 100 रुपये ही आपको मिलने वाले हैं। इसमें नाबार्ड एक गोडाउन की स्कीम चलती है। जैसे किसी किसी ने गोडाउन बनाया तो गोडाउन के स्कीम में कुछ कैपेसिटी के ऊपर में आपको गोडाउन में सब्सिडी मिलती है, 25 से 35% की सब्सिडी। उसके अलावा इसके अंदर में एक वुमेन्स स्पेशल फॉर वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इसी पैकेज स्कीम से लिंक किया हुआ है, जो वुमेन कैटेगरी में एक स्पेशल कैश सब्सिडी भी दी हुई है, 35% मैक्सिमम 1 करोड़। उसमें कुछ लिमिटेशन है कि जो प्रोपराइटर है या डायरेक्टर्स है या पार्टनर है वो वुमन चाहिए 100%, एंड उसमें जो वर्कर्स है उसमें 50% वर्कर वुमन चाहिए। लेकिन उसमें कैश सब्सिडी का एक एडिशनल बेनिफिट दिया हुआ है, और इसमें मीडियम कैटेगरी तक के ही बिजनेस जा सकते हैं, इसके ऊपर के बिजनेस वुमेन एंटरप्राइजेस में नहीं जा सकते। इसी में एक SC/ST कास्ट के लिए एक अलग से पॉलिसी एक लिंक की हुई है इसी पैकेज स्कीम को, उसमें 25% की कैश सब्सिडी दी हुई है। इसके अलावा कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सब्सिडी देता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट 15%, 15 लाख की एक मैक्सिमम सब्सिडी देता है। इसके अलावा महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक सब्सिडी है जो कि होटल इंडस्ट्री एवं रिसोर्ट्स के लिए अवेलेबल है। पहले ये होटल इंडस्ट्रीज इसी पैकेज स्कीम में कवर होती थी, लेकिन पिछली स्कीम से गवर्नमेंट ने उसे अलग कर दिया है। इसलिए MTDC जो महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी सब्सिडी आपको उस डिपार्टमेंट से अलग से लेनी पड़ती है। उसमें भी लग्जरी टैक्स एंड GST, स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन, ये सारे बेनिफिट्स आपको वहां मिलते हैं। उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की मशीन पेड सब्सिडी मिलती है, यानी पर्टिकुलरली विदर्भ मराठवाड़ा के लिए 60 से 70% तक सब्सिडी जाती है इसमें। तो उसमें जो एलिजिबल मशीन है उनकी लिस्ट है, उनकी लिस्ट के हिसाब से जो मशीनरी उसमें बैठेंगी उस लिस्ट के हिसाब से उसको मशीन को कैलकुलेट किया जाएगा और उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। तो जो मैं मेनली आपको पैकेज स्कीम के बारे में बताऊंगा जो कि रेगुलर स्कीम है और रेगुलर इसके प्रैक्टिशनर्स है और लोग उसे रेगुलरली अवेल करते हैं। इसमें जब भी हमें कोई जमीन लेना है हमारे फैक्ट्री के लिए, यूनिट के लिए, हमें स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन मिलता है। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जमीन ले लेते हैं, उसके बाद में जब प्रोडक्शन स्टार्ट होने की बारी आती है या जब किसी से जानकारी मिलती है तब वो सब्सिडी के लिए आते हैं, जब तक काफी डिले हो जाता है। तो जब भी कोई लैंड परचेस करना है तो उससे रिलेटेड जो स्टैम्प ड्यूटी है वो स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन मिलता है, एवं उसके अलावा जो टर्म लोन के अंदर बैंक के अंदर हमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसका भी हमें एग्जम्पशन मिलता है। तो उसका एग्जम्पशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए हमें DIC में एप्लीकेशन करनी है, हमारा प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं ड्राफ्ट सेल डीड या ड्राफ्ट मॉर्गेज डीड बना के हमें देनी पड़ती है। उस पर हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है एग्जम्पशन का, और वो सर्टिफिकेट लेके हमें ज्वाइंट रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है, JDR जो बोलते हैं, मुद्रांक विभाग, तो वहां पे हमें देना है। तो जो वकील ये रजिस्ट्री का काम करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे, उसे हम देते हैं, तो वो वहां से एक सर्टिफिकेट लेंगे, फिर हमारा रजिस्ट्रार हमारी रजिस्ट्री करके देगा सिर्फ एडजुडिकेशन के बेसिस पे, यानी हम उससे उस समय हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन का खर्चा लगेगा, न कि स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। दूसरा, अब पैकेज स्कीम के अंदर फायदा क्या है। पैकेज स्कीम के अंदर समझ लीजिए आपने 1 करोड़ का यूनिट लगाया, टोटल खर्चा यदि आपने 1 करोड़ का किया, तो इसमें
जनरल कैटेगरी में 80% कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का हमें सैंक्शन मिलता है। जैसे हमने 1 करोड़ का यूनिट लगाया तो हमें 80 लाख रुपए सैंक्शन होते हैं। यदि एग्रो और फूड बेस्ड यदि यूनिट है हमारा तो उसमें 20% एडिशनल मिलता है। यानी यदि आपने 1 करोड़ का यूनिट लगाया तो पूरा का पूरा 1 करोड़ सैंक्शन होगा। और इसे 10 सालों में डिवाइड किया जाता है। इसे 10 साल का कैपिंग किया हुआ है। पहले क्या होता था, इसमें कैपिंग नहीं होने के कारण कुछ यूनिट चलते थे और 4-5 साल में सारी सब्सिडी अवेल करके यूनिट बंद हो जाते थे, या यूनिट के जो लोग बाहर से आउटर एरिया से आए हुए लोग हैं वो यहाँ से चले जाते थे। तो उसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू का बहुत लॉस होता था और यूनिट बंद हो जाते थे। गवर्नमेंट का सब्सिडी देने का मेन उद्देश्य है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। तो वो पर्पस डिफीट नहीं होना चाहिए करके लिए गवर्नमेंट ने उस पर कैपिंग किया। तो ये 80 लाख रुपए हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? 80 लाख 10 साल में डिवाइड हो गए तो ये हो गया 8 लाख रुपए पर ईयर हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। हमें ये जो 8 लाख रुपए है ये 3 फॉर्म में मिलता है। 100% ग्रॉस SGST पेएबल, हमारा जो भी सेल्स होगा उस सेल्स पे ग्रॉस SGST, हम जब भी कोई सेल बिल बनाते हैं तो उसमें CGST और SGST लगाते हैं। तो उसमें जो SGST का पार्ट है, क्योंकि GST के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है 50-50% की। आपने देखा होगा कोई भी बिल 12% के आइटम का है तो 6% SGST 6% CGST लगते आ रहा है। तो आपको SGST का जो पार्ट है वो 100% आपको मिलेगा। तो आप ये देखिए 100% ग्रॉस SGST, इसका मतलब आपने सेल बिल बनाया और आपने उस पर 100% जो SGST लगाया है वो अमाउंट आपका कैलकुलेशन में कवर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया 100% ग्रॉस SGST। दूसरा पॉइंट 5% इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। जो भी आप टर्म लोन लोगे, जैसे आपने 10% से लोन लिया या 9% से लोन लिया तो 5% का इंटरेस्ट आपको रीएम्बर्स होगा। और 1 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट 3 साल के लिए। तो इलेक्ट्रिक पावर फर्स्ट फर्स्ट ईयर्स में क्या होता है, कुछ कुछ यूनिट में क्या होता है कि आपका यूनिट बहुत ज्यादा जलता है। कुछ जैसे आयरन इंडस्ट्री है, कॉटन जिनिंग के यूनिट है, या जो फैक्ट्री जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जलती है उसके अंदर में इस स्कीम का हमें काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये तीनों आइटम को क्लब करके हमें ये 8 लाख का पूरा इंस्टॉलमेंट एक मिलता है। और इससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट, जैसे 8 लाख से ज्यादा यदि आपका क्लेम बनता है तो वो कैरी हो जाएगा, लेकिन यदि कम होता है तो वो कैरी नहीं होगा। जैसे 8 लाख की जगह आपका 6 लाख ही बन रहा है तो आपको 6 लाख मिलेगा, और जो बचा हुआ 2 लाख है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आपको इस साल में सिर्फ 6 ही लाख मिलेंगे और 8 लाख रुपए आपके कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन आपको लैंड पे और लोन के ऊपर में आपको स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन मिलेगा। ये आउट ऑफ द बॉक्स है, यानी ये 100 रुपए के बाहर है। और 100 रुपए के अंदर क्या क्या आ रहा है? 100% ग्रॉस SGST आ रहा है, 5% इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन आ रहा है, 1 रुपया इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। यदि वुमन पॉलिसी में हम इसका कंपेरिजन करें तो 100% ग्रॉस SGST है, 5% इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है, और यहाँ पे 2 रुपए इलेक्ट्रिसिटी आपको आ रहा है। यहाँ पे 1 रुपये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ रहा है। और वुमन पॉलिसी के अंदर में ये 80% की जगह पे 100% है, यानी 100 का 100 है। किसी भी आइटम में, फूड हो, एग्रो हो, या अदर देन फूड एंड एग्रो है, तो वुमन पॉलिसी में आपको 100% एलिजिबिलिटी आने वाली है। तो आप ये सोचिए कि आपका जो लगाया हुआ पैसा है ये आने वाले 10 सालों में पूरा पैसा फ्री हो जाएगा यदि आपने प्रॉपर प्लानिंग से उसको किया। तो ये पैसा हमारे घर में आता है, बाकायदा RTGS के थ्रू ये आता है। तो इसमें 2 स्टेज में काम होता है। आपका पहला एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आने के बाद में हमें हर साल इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी IPS के रूप में इसे क्लेम करना पड़ता है। जब हमारा GST ऑडिट कंप्लीट हो जाता है उसके साथ में सारे GST के रिटर्न्स, चालान्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स लगा के हमें DIC में सबमिट करने पड़ते हैं। और जैसे ही IPS हमारा सैंक्शन होता है तो वो 3 महीने में जनरली आ जाता है। लेकिन अभी ड्यू टू कोविड एंड कोरोना गवर्नमेंट के शॉर्टेज ऑफ फंड के कारण फंड्स नहीं आए हैं। अभी नवंबर दिसंबर तक के ही फंड्स आए हुए हैं, उसके आगे के फंड्स अभी आने बाकी है इसके अंदर। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताता हूँ। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 एक आया था। हमारा माल सेल होने के बाद में भी गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि पैसा लेने से पैसा वसूलने तक आपके लिए प्रावधान कर दिया है। कंज्यूमर कोर्ट्स है, सिविल कोर्ट्स है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक MSEFC काउंसिल, महाराष्ट्र फैसिलिटेशन सेंटर एक बनाया हुआ है
जो कि डीआईसी के अंदर में कार्यान्वित है। यदि हमारा कोई पेमेंट रुकता है, हमने किसी को माल बेचा और हमारा पेमेंट यदि 45 दिन के अंदर सामने वाला नहीं देता है, तो वो पेमेंट का हम क्लेम डाल सकते हैं ऑनलाइन के अंदर। इसके लिए एक पोर्टल दिया हुआ है, समाधान पोर्टल, समाधान एमएसएमई करके पोर्टल है। यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो यदि आपका कोई बिल का पेमेंट 45 दिन तक नहीं आता है या उसके बाद आता है या पेमेंट आज भी नहीं आ रहा है, तो आप उसका ऑनलाइन क्लेम डाल सकते हैं। उस क्लेम की मर्यादा 15 दिन की मर्यादा है। 15 दिन के अंदर यदि वो पार्टी आपसे कॉम्प्रोमाइज कर लेती है या आपको पेमेंट दे देती है, तो आप ऑनलाइन में ही पेमेंट अपडेट करके आप केस को वहीं खत्म कर सकते हैं। आपको किसी कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मान लो कोई पेमेंट हमें 15 दिन तक नहीं आता है, तो उसके आगे क्या? तो इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ऑनलाइन हमारा रेफरेंस फाइल करते हैं, तो उसके अंदर एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सामने वाले पार्टी का हमें डालना पड़ता है। तो उस ईमेल आईडी पे एक, जैसे हमने क्लेम फाइल किया, एक नोटिस जनरेट हो जाता है और वो नोटिस तुरंत उस ईमेल आईडी पे चले जाता है। एक मेल उसको जाता है, एक मेल हमको भी आ जाता है। तो एक बायर को जाता है, एक सेलर को भी जाता है। तो बायर को जैसी नोटिस चला गया, तो उसे ध्यान में आ जाता है कि इस पार्टी ने मुझे नोटिस दे दिया है, तो वो सामने वाला कॉम्प्रोमाइज कर, करने में करने का सोच सकता है। यदि मान लो उसका कोई डिस्प्यूट है या कुछ उसका क्लेम है, तो वो पहले हमें सेटल करना पड़ेगा। वो सेटल होने के बाद में फिर हमारा क्लेम एडमिट होगा। यदि मान लो वो डिस्प्यूट अननेसेसरी डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है, तो वो डिस्प्यूट माना नहीं जाएगा। यदि कुछ राइटिंग में उसने कंप्लेंट किया है, तो उस राइटिंग की कंप्लेंट को माना जाएगा। तो जब तक वो कंप्लेंट उसकी सॉल्व रिजॉल्व नहीं होती है, तब तक काउंसिल उसका डिसीजन नहीं लेता। और एक बार काउंसिल ने डिसीजन ले लिया, ऑर्डर अपने सेलर के फेवर में कर दिया, तो बायर को यदि उसके अगेंस्ट में अपील में जाना है, तो 75% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट हैव टू डिपॉजिट बिफोर गोइंग टू द हायर फोरम। उसे यदि हायर फोरम में जाना है, तो 75% उसे जमा करना पड़ेगा। जैसे 1 लाख का किसी का बिल है, तो उसे 75,000 रुपए जमा करके आगे की अपील करना पड़ेगा। तो सामने वाला सोचेगा भाई 75,000 जमा करना है, उससे अच्छा मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ तो ज्यादा बेटर है। तो ऐसे केसेस में ये हमारा जो एक्ट है, ये पूरा का पूरा सेलर के फेवर में एक्ट है। तो इसका भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया हुआ। यदि 15 दिन के अंदर यदि सामने वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, तो फिजिकल पिटीशन बना के हमें यहाँ फाइल करना है, और उसके बाद में उसमें सामने की फिर कार्रवाई होती है। उसमें नोटिस इशू होते हैं, 2-3 नोटिस इशू होते हैं, फिर कॉन्सिलेशन होता है। कॉन्सिलेशन भी फेल यदि हो जाता है, तो फिर आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन के अंदर इनका फिर ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर हमें उस जो भी हमारा बायर था उसके जुरिडिक्शन में हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो वो एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस, लेकिन उस प्रोसेस तक जाने का काम बहुत कम पड़ता है। उसके ही पहले काफी कुछ सेटलमेंट हो जाते है इसके अंदर। तो हमें गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है, बैंक के बहुत सारे स्कीम्स है, जो कि एमएसएमई के स्टेटस से कोरिलेट होते हैं। और हमें हमारे बिजनेस प्लानिंग को किस तरीके से, आपको सिंस इंसेप्शन यानी डे ऑफ द बिजनेस स्टार्टिंग से आपको प्लानिंग पूरी ध्यान में रखनी है, ताकि आगे हम इस सब्सिडी को प्रॉपरली यूज कर सके, अवेल कर सके, और हम हमारे बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चला सके। यदि हम ये प्लानिंग नहीं करते हैं, तो हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, लॉसेस और बैक, हमारे बिजनेस में बैक हमको क्या बोलेंगे, फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज हम बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। कैलाश जी। जी दिलीप जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छे से आपने मार्गदर्शन दिया। मेरे ख्याल से पूरे मेजर टॉपिक को, इतने बड़े सारे बहुत सारे टॉपिक को आपने समेट के एकदम क्रिस्प तरीके से रखा। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। जिन भी मेंबर्स को कुछ पूछना है, चैट विंडो में पोस्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी क्वेश्चन पोस्टेड है, मैं वो पहले वो लेता हूँ। हर्षद डामले जी ने पूछा है, is it advisable to register a partnership firm in blood relations? कैलाश जी, ब्लड रिलेशंस यानी इनका पूछना वाइफ से है? हर्षद जी, दिलीप अगर जी आप नमस्ते। ऑनलाइन है,
दिलीप दिलीप जी हाँ। नमस्ते, मैं हर्षद आमले बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते, बोलिए। जैसे मैं एक नया कुछ करना चाहता हूँ और हाँ। वो फर्म में पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर करवा सकता हूँ या प्रोप्राइटरशिप में ही करूँ, तो उसमें बेनिफिट मिल सकता है क्या पार्टनरशिप में? आफ्टर ऑल राइट से उसमें हमें दोनों एंगल से देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्सेशन है वो 30% प्लस 4% सेस है, तो इट इज इफेक्टिव रेट जाता है 31.2। और इंडिविजुअल में यदि हम जाते हैं, प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं, तो आपको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, यानी 10, 20, 30 का स्लैब मिलता है। और अभी तो स्लैब और चेंज हो गए हैं, 5, 7.5, 10, 12.5, 15। तो हमें टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इनकम कितना जाएगा, आपका टर्नओवर कितना जाएगा, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन का रिलेशन ब्लड रिलेशन से कहीं पे भी नहीं आता है। यदि हमें लोन लेना है या कोर्ट केस या लीगलिटी का स्टैंड चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन करना कभी भी फेवरेबल है। ओके सर, थैंक यू। अगला सवाल है यूसुफ बॉम्बे वाला जी की तरफ से। इज पैकेज स्कीम अवेलेबल फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स आल्सो फॉर एक्सपांशन? यूसुफ जी, अगर आप खुद ऑनलाइन आके डिटेल बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिलीप जी, मेरा फूड प्रोसेसिंग का यूनिट है जी। एंड हम लोग सोच रहे हैं भी उसको एक्सपेंशन करने का, और एक बिल्डिंग हम लोग खड़ी करना चाह रहे हैं। तो ये पैकेज स्कीम उसमें कहाँ पर है आपका? यवतमाल में। यवतमाल। यवतमाल हाँ तो जी। बढ़िया नो डिस्ट्रिक्ट एरिया में आता है, तो वहाँ बेनिफिट ज्यादा है। तो और पैकेज एक्सपेंशन स्कीम में उसमें, कवर होगा आपका यूनिट? पैकेज स्कीम में कवर होगा वो? हाँ जी, ओके। ओके। पैकेज स्कीम में कवर होगा 100%। ओके, थैंक यू सो मच। दिलीप जी, मुझे भी क्वेश्चन पूछना है कि ये जो सेम स्कीम है, हाँ। सर्विस इंडस्ट्री में अगर बिगर ऑफिस स्पेस या बिगर कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो उसमें आपने जो बोला ना कि जो एग्जेम्पशन मिलता है, सब्सिडी, तो क्या सर्विस इंडस्ट्री में अगर लार्जर एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें किस तरह का एग्जेम्पशन मिलता है? एक्चुअली सर्विस इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ही है। इसमें अच्छा। कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में यदि रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो जो सॉफ्टवेयर पार्क बोलते हैं कि उसमें कुछ यूनिट रजिस्टर्ड है, बीटी यूनिट्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में, तो उसके अच्छा, अंदर कुछ सब्सिडी अवेलेबल है, लेकिन जनरल सर्विस कैटेगरी में अवेलेबल नहीं। अवेलेबल नहीं है, मतलब जो आपने ना लार्जर कॉम्प्लेक्स लेना है, स्टैम्प हाँ ड्यूटी पे मतलब हाँ मिलता है एग्जेम्पशन, तो वो हाँ मतलब अगर मुझे मैन पावर कंसल्टेंसी का अगर बड़ा हाँ एंटरप्राइज हाँ। खोलना है तो मुझे नहीं मिलेगा ना फिर। नहीं नहीं। ठीक है, उसमें ये आपको पूछ कुछ रही ऐसा थी। लेबर यूनिफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट, ऐसा कुछ ऐसा स्टार्ट करके करिए, तो फिर उसका बेनिफिट प्लान कर सकते अच्छा, या हो सकता है विमेन एंटरप्रेन्योर रिलेटेड कुछ हैं। यस सब्सिडी यस यस होगी, यस। तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल है दिलीप जी, प्रमोद पत्तीवार जी से। प्रमोद पत्तीवार जी की बोरवेल ड्रिलिंग का काम है। दिल्ली की एक पार्टी उन्हें पेमेंट नहीं दे रही है, क्या करना है? प्रमोद जी, आप ऑनलाइन हैं? चले। शायद प्रमोद जी, हाँ प्रमोद जी ऑनलाइन है। हाँ हाँ, आप आंसर कर दीजिए। प्रमोद जी, बोरवेल ड्रिलिंग। हाँ प्रमोद जी सुन पा रहे हैं? हाँ, आपने उद्योग आधार बनाया था, उसके उद्योग आधार बनाया था। यदि उद्योग आधार बनाया है, तो फिर आप उसमें जा सकते हैं, उसमें क्लेम फाइल हो सकता है। आवाज नहीं आ रहा है। प्रमोद जी की शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तो आपने सही आंसर किया। अगर उनके पास उद्योग आधार है तो वो समाधान के थ्रू जा सकते हैं, राइट? जा सकते हैं, यस। और कोई किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं वॉलेंटियरली। एक मिनट। हेलो। हाँ, यस। कैलाश हाँ, जी पूछना चाहिए थे। आप दिलीप जी नमस्कार, सामने बोलो। नमस्ते। दिलीप जी, मैं क्या बोलता हूँ, ये अगर उद्योग आधार अपने पास में है, हाँ, तो अपन मतलब वो इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के पास में उद्योग आधार है, वो एमएसएमई कहलाती है क्या?
अगर टर्नओवर 4 करोड़ तक या 3-3.5 करोड़ तक के अगर टर्नओवर है, फिर भी वो एमएसएमई कहलाती है क्या? मतलब उसका समाधान का बेनिफिट वो ले सकते हैं? हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ 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 बोलिए ना। हाँ आवाज बिल्कुल। अभी तो 250 करोड़ तक का टर्नओवर कवर किया है तो मीडियम के लिए, लेकिन अभी जो समाधान के अंदर में इसमें 50 करोड़ तक का टर्नओवर स्मॉल इंडस्ट्री के लिए कवर अप हो गए। तो 1 जुलाई के बाद यदि पेमेंट यदि है तो 50 करोड़ तक का भी टर्नओवर चलेगा, और उसके पहले यदि है तो आपको स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखना है। सिर्फ पहले टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का क्राइटेरिया था। तो आपका जो फिक्स एसेट्स का ब्लॉक है वो ब्लॉक यदि आप देख लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी यदि 5 करोड़ से कम है तो देन यू कैन गो फॉर द समाधान एंड कैन फाइल द रेफरेंस। ओके ओके ठीक है। मेरे ख्याल से स्नेहा या विकास में से कोई ऑनलाइन है। गुजलवार फैमिली है, इनका टेम्पल का एक्सपोर्ट का काम है, तो उन्होंने सवाल पूछा है एक्सपोर्ट टर्नओवर के क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? एक्सपोर्ट टर्नओवर इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी बोल रहे हैं कि समाधान के लिए बोल रहे हैं? ये थोड़ा पूछना नहीं, पड़ेगा। समाधान के लिए नहीं, समाधान के लिए नहीं बोल रहे, सब्सिडी। बेनिफिट क्या मिल सकता है? जैसे टर्नओवर बेनिफिट रहते हैं ना, जैसे ग्रोसरी पे है शायद 2% वगैरह का ये रहता टर्नओवर बेनिफिट। नहीं ऐसा तो तो हमारा HSM टर्नओवर कोड बेनिफिट नहीं है। हाँ नहीं, टर्नओवर बेनिफिट नहीं है आपको। जैसे यदि आपका लोकल सप्लाई है, महाराष्ट्र का भी सेल है और एक्सपोर्ट का भी टर्नओवर है, तो आपको महाराष्ट्र सेल के लिए सब्सिडी का बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, तो क्या बेनिफिट मिल सकता है? तो आपका यूनिट में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है? समझा नहीं मैं। आपका फैक्ट्री की जो भी यूनिट लगाया है आपने, उसमें आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना लगा है? आपने खर्चा कितना, इन्वेस्टमेंट कितना किया है? करीबन 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। आपने इसका लोकेशन कहाँ चूज किया हुआ? सिटी में है, पर वो उसमें सिटी उद्योग में। आधार और दोनों भी है, MSME का दोनों भी लेके रखा है। बराबर है। कैसा रहता है कि पैकेज स्कीम का यदि हमें फायदा लेना है तो हमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन सारे कवर करने हैं, जो कि एक प्रॉपर अथॉरिटी से हमारा मैप सैंक्शन होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। वो सारी चीजें आपने जो लोकेशन लिया है सिटी के हिसाब से, यदि आप इसी तो आपका इंडस्ट्रियल जोन में आता है कि रेसिडेंशियल जोन में आता है? जोन में आता है। अब अभी रेसिडेंस में ही कर रहे हैं क्योंकि सारी चीजें नहीं हो रही अवेलेबल। वो जो टाइम था, हमारा ट्रेनिंग का आज यही टॉपिक था कि हमें प्रॉपर जो प्लानिंग करनी है वो कैसी करनी है। तो जब आपने स्टार्टिंग किया तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप आज भी उसको लोकेशन का इशू क्या हुआ था, मैंने अप्लाई किया था पर वो 3-4 साल वेट करना मेरे लिए मुश्किल था, और हर बार महीने महीने में जाके बैठता था पर वो कुछ काम हुआ नहीं, सारा वो पेंडिंग रहा। फिर मैं अपना काम चालू कर दिया अपने रहते हुए जगह पे। उसमें और गवर्नमेंट 4-5 साल के बाद उनका रिप्लाई आया था कि आपकी जो आपने डिमांड किया वो जगह आपके लिए अवेलेबल नहीं है करके। फिर मैंने अपनी जो परमिशन है यहाँ पे लेके सब काम वैसे ही चालू रख दिया उसको। फिर ये कंडीशन है अपनी गवर्नमेंट की, जैसा बोलते हैं वैसा होता नहीं है कुछ, कि आप जो चाहिए अभी मैंने कितना बोलिए ना, प्रॉपर कंसल्टेंट 40,000 स्क्वायर फीट का मैंने रिक्वायरमेंट डाला था, और वो 40,000 स्क्वायर फीट भी जगह बोले नहीं है अवेलेबल। और फैक्ट ऐसी है कि 80% इंडस्ट्री खाली है, और जो भी चल रही है रेंटल बेसिस चल रही है। उसके लिए जगह सारी है अवेलेबल है, पर जो नए यूनिट के लिए कोई जगह अवेलेबल नहीं है। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो अगर मैं हिंगना मेडिसिन में लगाता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिट है। अगर मैं छोटी इंडस्ट्री वहां पे बुटीपुरी में लगाऊंगा तो इतना सारा मेरे को जाना आना, लेबर का जाना आना, और लोकल बिजनेस भी मेरा कंसर्न है। 1 करोड़ का बिजनेस मेरा लोकल में है, तो उसका कैसा ये करेंगे? वो जो ओवरहेड बढ़ने वाले हैं मेरे, तो वो कैसा कवर करेंगे? इससे कोई आंसर नहीं है अपने। नहीं, आंसर की बात नहीं है, थोड़ा प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू यदि जाएंगे ना तो क्या होता है, कई बार हम हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं,
तो हाँ। ये जैसे MIDC लैंड के और बाकी भी चीजों के कंसल्टेंट बहुत है, तो यदि आप प्रॉपर चैनल से जाएंगे तो सारे काम आपके बराबर होंगे। नहीं, आज जब बात आप ये सेशन के लिए बैठा तो ये सारे इतने सारे नॉलेज अगले इसमें दिखते नहीं जिसपे अपन डिपेंड हो रहे हैं। बराबर है। अभी ऐसा लगता है कि मेरे को पहले आके आपसे मिलना पड़ेगा। दिलीप जी मैंने कुजलवार जी की फैक्ट्री देखी है, मुझे दिमाग में एक और चीज आ रही थी। अपना एक गृह उद्योग करके इकाइयां होती है जो मतलब घर से शुरू होती हैं और जिसमें पापड़ उगरबत्ती इस तरह की इकाइयां होती हैं। तो देखा जाए तो गुजरवार फैमिली का जो अभी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का काम है, ऐसे पहले गृह उद्योग वो जहाँ रहते हैं वहीं पे उन्होंने फैक्ट्री चालू कर दी है। तो ऐसा माइक्रो स्मॉल स्केल में गृह उद्योग टाइप की कुछ यूनिट्स के लिए कुछ बेनिफिट्स उसके लिए भी है। अभी कैसा हो रहा है, ये प्रधानमंत्री वाली जो PMEGP की स्कीम है वो 25 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए है। मुख्यमंत्री वाली जो स्कीम है वो 50 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए है। तो वो प्रोजेक्ट के अंदर में बेनिफिट्स है। जैसे ग्रामीण में है तो 25 से 35% तक की सब्सिडी है, सिटी में है तो 15 से 25% तक की सब्सिडी है, लेकिन इनका कॉस्ट एक्सीड हो रहा है, 1.5 करोड़ के ऊपर जा रहा है। तो इनको बेसिकली नहीं, अभी दिलीप जी, हमारा एक मैंने स्नेहा और उसके फ्रेंड के नाम पे एक कंपनी बनाया, क्रिएटा मार्केटिंग करके। तो उसमें सारा अब जो एक्सपोर्ट का काम है उसमें कर रहे हैं हम। वो दोनों लेडीज के नाम फर्म है, अभी उसको 3 साल पूरा होने का है अभी। बराबर है। तो आप उसमें GST का रिफंड ले रहे हैं आप? क्या उसमें आप GST के रिफंड वगैरह ले रहे हैं? नहीं, आज पता चला रिफंड है करके। चलेगा। इसके लिए आपका समय लगेगा, मेरे को आपका समय लगेगा उसके लिए। बिल्कुल अवेलेबल है, आप उसका कोई चिंता ना करें। बस प्रॉपर चैनल से प्रॉपर पर्सन तक पहुंची तो सब काम बराबर। अभी ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर पर्सन तक पहुंच गया हम। अभी बैठ जाते हैं आपके सामने। बिल्कुल। विकास जी, हाँ बोलिए। आपका एक्सपोर्ट का आपका बहुत ही सुंदर काम है, बहुत सुंदर मंदिर बनाते हैं और आप बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि गृह उद्योग से चालू हुआ काम इतना बड़ा हो गया है। तो सही कह रहे हैं कि आप दिलीप जी से पर्सनली 1-to-1 मिल लीजिए। एक अपने नेशनल लेवल पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट है, ये अगर मिल जाएंगे ना तो और एक्सपेंशन के अपने प्लान है तो उसमें और कर सकते हैं। राइट। हाँ, एक्सपोर्टिंग के लिए, एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए गवर्नमेंट के और बेनिफिट्स हैं, अलग से होगा वो। अच्छा। तो वो तो मेरे ख्याल से टॉपिक कवर ही नहीं हुआ, जो दिलीप जी तो टोटल अपने स्टेट और सेंट्रल के कवर कर रहे थे। हाँ। तो आप पर्सनली मिलिए तो आपको अच्छे से वो गाइड कर देंगे। चलेगा। अभी लग रहा है कि राइट प्लेटफॉर्म पे आ गए अपन, हो जाएगा अभी काम। हम लोग मैं काफी दिन से इसके लिए ये था, पर राइट पर्सन नहीं मिल रहा था, जो जैसे दिलीप सर बोल रहे कि राइट पर्सन से के साथ मिलो, तो वो चीज नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल ठीक। यस, बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। संपर्क का बेनिफिट हुआ बराबर। बनाते रहिए, बिजनेस बढ़ाते रहिए। अगले सवाल है जी की तरफ से। सुरेंद्र जी, आप खुद अनम्यूट करके बात कर सकते हैं दिलीप जी से, वो बेटर रहेगा। आपके 2-3 सवाल है। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? भैया आप पढ़ लो। हाँ सुरेंद्र जी, आप अनम्यूट कीजिए ना माइक को। उनको आवाज का इशू है। मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। एक सिंपल सवाल है कि सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर कंसल्टेंट फर्म है, वो उनको MSME एक्ट के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से सर्विस सेक्टर की है, सर्विस सेक्टर की है। यस। हाँ, ये आ जाएगी, बहुत ही सिंपल है। अगला है ऑल टाइप ऑफ लोन केस प्रपोजल रियल एस्टेट वैल्यू आर रिक्वायर्ड। ये सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये सुरेंद्र जी को खुद एक्सप्लेन करना पड़ेगा। विनय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? विनय जी, आपके माइक से नॉइस आ रही है बहुत। अच्छा, आवाज आ रही है? अभी आ रही है विनय। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि लास्ट ईयर मैंने एक LPG टैंकर खरीदा था, तो उसमें मेरी 7 लाख रुपए GST कट गए। मतलब वो हर्ष के ऊपर और वो टंकी के ऊपर, ये सब टैंकर के ऊपर। तो वो मुझे इसमें क्रेडिट होंगे कि बाय मनी मुझे वापस मिलेगा वो?
क्या क्या खरीदा था आपने? विनीत जी, क्या खरीदा था आपने? हेलो, आई थिंक सो एलपीजी एलपीजी टैंकर बोल टैंकर। रही हैं, एलपीजी टैंकर खरीदा है। हाँ हेलो एलपीजी टैंकर, आप सर, आपका सुन सर्विस। पाए मेरा सवाल? हाँ हाँ, बोलिए। सर एक्चुअली मैंने टैंकर लिए एलपीजी एचपीसीएल को लगे हुए हैं, तो मेरा जीएसटी उसमें कट गया है, मतलब कटा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो मुझे मेरे जीएसटी जब मैं भरती हूँ तो उसमें मुझे वो डिपॉजिट हो जाए तो बाय क्या कर सकती हूँ उसको? तो आपका आप टैंकर वहाँ सर्विस दे रहे हैं गाड़ी का? हाँ हाँ, ये एलपीजी का सर्विस दे रहे हैं। जब हमने नए खरीदे तब हमारा कम से कम वो जीएसटी 7.5 लाख रुपए कट गए। तो आपका इसमें बिलिंग फिर बिलिंग टैंकर कैसा हो होता गया है उसमें? उसके ऊपर से। अरे आपका मेरे ख्याल से दिलीप जी इनपुट क्रेडिट की बिलिंग, बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, उसमें बिलिंग कैसा होता हाँ है? इनपुट क्रेडिट की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, वही पूछ, बिलिंग आपका बिलिंग कैसा होता है? सर इनवाइस से होता है, नहीं इनवाइस तो से आप होता है चार्ज एचपीसीएल को हम लोग आप जीएसटी चार्ज नहीं, करते हैं? 5% जीएसटी। तो सर आप, वही एचपीसीएल वाले 5% जीएसटी भर लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपका, हमको वो, हाँ सुनिए, आपका जो हाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है उस पे वो कंपनी वाले ही आरसीएम भर रहे हैं रिवर्स चार्ज में, हाँ, यस यस 5% भर रहे हैं। है ना? तो हाँ, आप कुछ भी टैक्स नहीं भर रहे। जब आप आउटपुट पे कुछ नहीं भर रहे हैं तो आपको इनपुट भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब वो 7.5 लाख रुपए जो जीएसटी मेरी कटी वो नहीं मिलेगा? वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो गए। ओके ओके, लेकिन वो आपका जो जीएसटी फाइल करते हैं, आपका जीएसटी कौन फाइल करते हैं? आप थोड़ा उनसे एक बार सलाह कर लीजिए उस बारे में। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, मेरे ख्याल से, ठीक है आपका जो टैक्सेशन है जीएसटी का रिफंड तो बिल पे मिलने को ना सेट ऑफ। हाँ 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 सर, विकास आपको भाई मैं है क्या लाइन मिलूंगी पे? एक बार। ऑफ मिलने को ना। हाँ नहीं सर, कैसा है, आरसीएम पे कंपनी टैक्स भर रही है। आप 5% भर रही ना सर, लेकिन हमको नहीं दे रही वो इनवाइस टैक्स इनवाइस वगैरह। नहीं तो आपका आउट कैसा है, कोई भी हाँ। लॉजिकल कैसा रहता है, या आप यदि कहीं गवर्नमेंट के ट्रेजरी में पैसा भर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट के ट्रेजरी से वापस मिलेगा। आपने जब बराबर, गवर्नमेंट को कुछ भरा ही नहीं तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, लेकिन वो एचपीसीएल हमको नहीं दे रहे ना सर, हमको इनवाइस नहीं दे रही है, टैक्स इनवाइस। तो मैंने एक सीए से बात किए थे कि बोले कि नहीं तो आपको, बोलिए बोलिए। बोलिए ना। सर मैं एक सीए से बात की तो बोले कि हाँ मैं ये पैसे निकाल के देता हूँ, मुझे आपको कुछ पेमेंट करने पड़ेंगे। तो मैं रेडी हो गई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इज इट पॉसिबल, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो पैसा नहीं मिलेगा आपको। आपका लेकिन हमारा रेगुलर जो नुकसान हो जीएसटी, गया ना सर, 7.5। नुकसान नहीं, वो आपका प्लानिंग, देखो अल्टीमेटली हर चीज का प्लानिंग, आप प्लानिंग किस टाइप से कर रहे हैं। यदि आप बिलिंग लगा के टैक्स लगा के बिलिंग करते हैं तो आपको इनपुट मिलेगा। यदि आप बिल में टैक्स नहीं लगा रहे तो आप सरकार को कुछ भी नहीं भर रहे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसमें, वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो गया। आप तो कुछ भी जीएसटी नहीं भर रहे ना, वो जो जीएसटी भर रही है वो कंपनी भर रही है। हाँ, लेकिन जब मैंने लिया था, जैसे हार्स की बात करते हैं हम लोग, हाँ, तो वो जब लिया था तो उन्होंने तो हमारा जीएसटी लगा के हमको दिया था। वो तो देंगे ही ना भाई। आज मैं यदि मोटरसाइकिल खरीदता हूँ तो कोई भी माल में खरीदूंगा तो जीएसटी भर के ही लूंगा। लेकिन तो मैंने जीएसटी भर उसको के पे ही, किया ना सर उतना, जैसे मेरा जैसा 18 लाख का आप है। मेरे को बताओ, हाँ? आप कोई मोबाइल यूज करते हैं, आप घर का कोई सामान यूज करते हैं, आपने कोई चीज खरीदी तो आपने बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी तो वो अपने को रिफंड मिलता है। रेजिडेंशियल पर्पस या डोमेस्टिक पर्पस के लिए ली तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन ये पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में, क्योंकि मेरा जीएसटी सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं मेरे जो स्टडी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोला आपका जो जीएसटी करते हैं आप उनसे एक बार जरूर पूछ लेना। तो हाँ सर, क्योंकि 18 लाख का
बोलिए सर। यदि आपको आपका कोई रेगुलर जीएसटी नहीं देखता है तो फिर आप मेरे से मिलिए, मैं आपको करवा के देता हूँ। यस 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 सर, क्योंकि उसमें कैसा हुआ कि 18 लाख का अगर है तो उसके ऊपर मुझे 18% जीएसटी मैंने भरी, मतलब मैंने वो पे भी किया उनको। बराबर है, 10,000। बराबर है, एकदम हाँ आपको विनी जी हाँ विनी जी, ये चीज थोड़ा गहराई से आपको हाँ हाँ यस दिलीप भैया जी के साथ सर, समझनी हाँ पड़ेगी। यस हमारे पास थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन है, सॉरी टू हाँ हाँ, इंटरप्ट यू। सर का नंबर में मुझे शेयर करिए, मैं जरूर मुझसे मिलूंगी। ले लीजिए। थैंक यू सर। हाँ, ठीक ठीक। आ, आ, आनंद कटियार जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सवाल। जी दिलीप जी नमस्ते सर। नमस्ते। ये अकाउंट्स का जब आप बात कर रहे थे ना कि आजकल पार्ट टाइम अकाउंटेंट्स बहुत सारे हैं और हाँ, हमारे पास कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सॉफ्टवेयर के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, तो वो सेल्फ हाँ, एक्सप्लेनेटरी हाँ। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये क्या आते हैं, क्या हम लोग भी यानी बिजनेस नहीं, ओनर भी उसकी हेल्प ले सकते हैं कुछ? अब मेरे ख्याल से तो कुछ मोस्टली ऐसा जैसे एक सभी शब्द लोग, आपने ऐसा यूज किया था, यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? अभी जैसे टैली है, अच्छा जैसे, अच्छा टैली का यही सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर है। आपने एक एंट्री मार दी हम्म। तो वो एंट्री आपको बैलेंस शीट तक लेके जाती है। जी जैसे कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ सेल्स के बिल बनाते हैं, या जो कुछ जी सिर्फ जी इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। जी लेकिन जी कुछ अभी जो अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, वो जी सॉफ्टवेयर्स यदि हम एक जैसे डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम से होते हैं, हमने एंट्री कर दी तो हमारी पूरी बैलेंस शीट रेडी हो जाती है। यानी हमको किसी दूसरे आदमी पे या एक्सपर्ट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, यदि आपने प्रॉपर एंट्री की है तो। यानी जस्ट कंप्लीट ईआरपी जो अभी आते हैं वही, मुझे लगा कि कुछ ऐसे कुछ अलग से भी आते हैं क्या, कुछ ऐसे कि जो बिजनेस ओनर कुछ उसमें डाले आते हैं और ना कुछ आजकल, तो जैसे उसका हम डेटर्स अच्छे से अकाउंट समझ मेंटेन पाए करने ऐसे। के लिए भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। लेकिन वो आपके काम के नहीं है। जब आपका जी बड़ा सेटअप है तो आपको प्रॉपर जी जो फुल सॉल्यूशन वाला सॉफ्टवेयर है उसी से जाना पड़ेगा। जी 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 हम करते हैं उस पर। और एक दूसरा मेरा एक और था हाँ कि हाँ जैसे अगर मैंने एमएसएमई में रजिस्टर्ड कराया अपने आप को, हाँ और हाँ। अगर मेरा जो कस्टमर है और वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है और वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो क्या हम हम्म, कुछ एमएसएमई की हेल्प से कुछ इसमें भी कुछ एक्शन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। हमारा एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उसका एमएसएमई में होना रजिस्टर्ड जरूरी नहीं है। तो भी वो 45 डेज वाला जो आप बता रहे थे वो उसमें हाँ लागू होगा वो भी? जी जी, हाँ हाँ, लागू होगा। आपका मैन्युफैक्चरिंग या तो सर्विस इंडस्ट्री होना चाहिए। जी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, हाँ सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारा। हाँ हाँ। हाँ सर्विस है आपका आनंद जी, आपका जी सर्विस जी है। जी हाँ वही, जो मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं है हमारा, हम लोग सर्विस। उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन आप बनाएंगे, अब उद्योग आधार जी की जगह उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो उद्यम जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर आपको जी स्पेसिफिक सर्विस वहाँ सिलेक्ट करना जी जी ठीक है, पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ जी। तो ये अधिकांश लोगों का बिजनेस एमएसएमई के अंडर आता है, और जो ये पेमेंट का रिकवरी का सबका प्रॉब्लम है, अगर हम सब एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड हैं तो सबका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। और कोविड में तो ये बहुत बढ़ गया है अभी। मेरे को कैलाश भाई, मेरे को एक पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए। मेरा उद्योग आधार में रजिस्टर है सर, और बीएसएनएल ऑफिस में मैंने सप्लाई किया था, और मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुका हूँ। उनके जो पोर्टल रहता है ना टेलीकम्युनिकेशन का, तो मेरे को कम से कम 1.5 साल हो गया वो पेमेंट नहीं आया। प्रॉपर टेंडरिंग हुआ है, मटेरियल सप्लाई किया हुआ है, बट अभी तक वो वहाँ के ऑफिसर्स बोलते हैं कि आपका रजिस्टर्ड हो चुका है, आपको पेमेंट आ जाएगा, यानी उनके पोर्टल में सब दिखता है। तो मैं फिर से समाधान वाले पोर्टल पे फिर से कंप्लेंट कर सकता हूँ, तो उसमें मैं क्या बेनिफिट तो ले आपने सकता हूँ? पहले समाधान में किया है? समाधान में नहीं सर, उनका टेलीकॉम इंडस्ट्रीज उनके के पोर्टल पे कंप्लेंट किया है? पोर्टल है, वहां पे किया मैंने, टेलीकॉम देखो, मिनिस्ट्री का। आप ट्रेडर हैं कि मैन्युफैक्चरर है? मैं सप्लाई किया मटेरियल्स, ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर है आप दीपक जी। हाँ सर्विस सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, हाँ तो सर्विस आप समाधान पे करिए। समाधान पे जैसे करेंगे, मैक्सिमम गवर्नमेंट एजेंसीज के बहुत केसेस फाइल हुए हैं, सबसे ज्यादा एमएसएमई के फाइल हुए हैं, यानी 500-500 करोड़ तक के क्लेम फाइल हुए हैं। सबसे ज्यादा डिफॉल्टर है ना गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट है। और बाकायदा इसमें भैया 3 टाइम्स आरबीआई के रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट है। यदि हमने बिल्कुल अड़ गए हम, तो हमको 3 गुना आरबीआई के रेट से ब्याज मिल सकता है। यानी बैच भी मिल सकता है जी जी जी। तो इसमें जनरली यानी 99% उसको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है।
वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही करेंगे, उसके सिवा उसको कोई चांस ही नहीं। तो नहीं, अभी वहां पे कैसा हो रहा है कि वो वो बोलती कि हमारे पास पेमेंट ही नहीं है देने के लिए, वो हमारी सैलरी नहीं निकल रही तो आपको कहाँ पेमेंट करना है। नहीं तो आप अपना केस डाल के रख दीजिए ना, आपकी लेट करेगा, फिर लिमिटेशन पीरियड के बाहर हो जाएगा, 3 साल हो जाएंगे तो फिर आपको फिर इशू आएगा। अच्छा, 3 साल के बाद फिर नहीं मिलेगा कुछ? हाँ, फिर इशू आएगा आपको। ओके, ठीक है ना, तो समाधान पोर्टल पे मैं रजिस्टर्ड कर लूँ? हाँ, उस पर आप उद्योग आधार के थ्रू आप एक वर्क ऑर्डर, एक इनवॉइस की कॉपी, दोनों को साथ में लगा के उस पर फाइल कर। ओके, चलो, थैंक यू। कुछ डिफिकल्टीज आई तो आपसे बात करता हूँ। जी। दिलीप जी, एक बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल ही है। नीलेश डामले जी का कहना है कि जिनका पुराना उद्योग आधार था वो अभी ऑटोमेटिकली उद्यम आधार में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं, आप वो उद्यम और रजिस्ट्रेशन की साइट पे जाएंगे तो उसमें 2 ऑप्शन दिए, न्यू के लिए और एग्जिस्टिंग के लिए। तो एग्जिस्टिंग वाले में हमें हमारा आधार का नंबर डालना है और उसके बाद में वो वैलिडेट कर देता है और वो बोलता है कि अभी कुछ दिन का समय लगेगा, क्योंकि साइट भी अभी अपडेट नहीं हुई है। तो आप वहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए हुए, न्यू के लिए और एग्जिस्टिंग के लिए। तो आपको सिर्फ वहाँ जाके आपके पुराने उद्योग आधार नंबर को वैलिडेट करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ जाके वैलिडेशन करना है। ठीक। वैलिडेशन का। एक प्रमोद पत्तीवार जी का सवाल है, अकाउंट्स के लिए पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर हो सकता है? इफ यस, गिव कॉन्टेक्ट डिटेल्स। पत्तीवार जी, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड बहुत ही डिटेल डिस्कशन हो जाते हैं। तो तो मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारे। टैली का पैकेज सबसे अच्छा है। टैली यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसकी सर्विसेज बहुत इजी है और ऑनलाइन अपडेट हो जाता है। और सभी सीए और एडवोकेट जो भी प्रैक्टिसिंग है उनके यहाँ टैली रहता है, तो डाटा ले जाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो दूसरा सॉफ्टवेयर हम लगाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर पहले उसके यहाँ लॉन्च करना पड़ता है, फिर वो डाटा देखता है। अदरवाइज आपको दिक्कत, क्योंकि इसमें भी जीएसटी के रिटर्न रिपोर्ट सारी रेडी हो जाएगी टैली में। तो टैली सबसे बेस्ट है, आप किसी दूसरे पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर में मत जाइए। पत्तीवार जी, मैं टैली का 3 स्टार पार्टनर हूँ, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, या फिर आप मेरा कॉन्टेक्ट। बढ़िया। जी, आपने, दीपक जी ने सही कहा, अपने संपर्क में ही मतलब टैली के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। और किसी को अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग समापन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। श्रेया जी, आप कृपया वोट ऑफ थैंक्स के लिए आगे यहाँ से आप प्रोसीड कीजिए। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई थिंक सो ये सीए दिलीप लोहिया का जो हमारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए इन्होंने, और स्पेसिफिकली मैं कहती हूँ कि हम सब बिजनेसमैन फाइनेंस और अकाउंट से काफी बचने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर फोकस हम सेल्स एंड मार्केटिंग पे लगाते हैं, लेकिन सक्सेस के लिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स कितना जरूरी है समझना। और मुझे लगता है जिस तरह से दिलीप लोहिया जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत ठहराव के साथ पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट किया और हमारे काफी सारे क्वेश्चंस आंसर किए, और स्पेसिफिकली रिकवरी के लिए समाधान पोर्टल, तो आई थिंक सो सब लोग आज 100% ऑनलाइन जाके एक बार चेक जरूर करेंगे, क्योंकि काफी पेमेंट्स काफी लोगों के अटके हुए हैं। सो थैंक यू दिलीप लोहिया जी और संपर्क गुरुकुल में आने का। और हम फिर से मतलब कोशिश करेंगे कि कोई और फाइनेंस एंड अकाउंट्स का टॉपिक लेके आपको फिर से यहाँ पे बुलाएं। और संपर्क गुरुकुल के सारे मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि संडे के दिन अपना टाइम निकाल के आपने अपने फाइनेंस और अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर्स यहाँ पे ढूंढे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू एवरीबॉडी। सभी को बहुत बहुत थैंक्स। यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं सेशन को। गुड आफ्टरनून टू ऑल, बाय, थैंक्स टू एवरीवन अगेन। थैंक यू सर। थैंक्स।